मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि जिस पर चर्चा की जा रही थी तमाम राजनीतिक गलियारों में, मीडिया की सुर्खियां भी बन रहा था आखिर संयोजक किसे बनाया जाएगा, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें 13 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के ललन सिंह हैं। बिहार से नीतीश कुमार की उम्मीद थी, हालांकि इस कमेटी में वो नहीं है, लेकिन जेडीयू की तरफ से ललन सिंह हैं और झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कमेटी में शामिल हैं। लेकिन ये बैठक कितनी फायदेमंद रहेगी? इंडिया बनाम एनडीए की जो फाइट अब नजर आ रही है आने वाले चुनाव में, ये बैठक कितनी फ्रूटफुल रही है? क्या आगे अ, टक्कर देने में एनडीए को इंडिया कामयाब हो पाएगी? इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, ये जो बैठक हुई, कितनी फ्रूटफुल ये बैठक कह सकते हैं हम इंडिया के लिए? देखिए, जब इतने सारे लोग मिलते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो कि मोदी का विरोध करते हैं वो सब एक मंच पर आए। ये इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो एक कहावत है, मुहावरा है, हम कहते हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस। मतलब आप पटना में जो 23 जून की बैठक हुई थी, उससे पहले जो सवाल लोगों के मन में थे कि आखिर चेहरा कौन होगा, वो तीसरी बैठक के बाद भी अनुत्तरित है। पहली बैठक के पहले जो एक सवाल था कि संयोजक कौन होगा, वो भी अभी अनुत्तरित है। जो बातें तय की गई हैं वो पहले से तय थी जब इस बैठक की सुगबुगाहट हुई थी। और कहना पड़ेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी, तो उस वक्त ही उन्होंने साफ कर दिया था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक साझा कैंडिडेट होगा। और उसी दिशा में आज तीसरी बैठक के बाद भी वही बात सामने आ रही है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो चीजें बढ़ी नहीं है। विपक्ष का चेहरा कौन, इस पर सभी मौन। तो इसकी वजह क्या समझ में आ रही है आपको? या सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर जानबूझकर मोदी के अगेंस्ट कोई चेहरा नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि अगर संयोजक घोषित किया जाता है तो फाइट नजर आएगी कि मोदी बनाम जो संयोजक होगा इंडिया का। तो ये वजह है, या फिर सहमति नहीं बन पाना? इतने 28 दल हैं और सबकी सहमति भी जरूरी है। यहाँ आपने जो दो बातें कही वो दोनों हो सकती हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय राजनीति में अब इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने किसे खड़ा किया जाए। दूसरी बात ये भी सच है कि विपक्ष के गठबंधन में भी अगर आप चेहरों को देखें तो बड़े बड़े नाम हैं। तो उसमें से कोई एक चेहरे पर सबकी सहमति हो जाना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ खींचतान भी हो सकती है पर्दे के पीछे। हालांकि सामने तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने इस बैठक में जाने से पहले साफ किया था कि उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अपनी अपनी तरह से चीजें सामने आ रही थी और लग रहा था कि संयोजक के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आप संयोजक की बात छोड़िए, जो एक लोगो लागू जारी करना था वो लोगो भी जारी नहीं हो सका। तो आखिर क्या वजह है, ये जो है लोगों के मन में एक संशय डालता है। जो आपके वोटर हैं उनके मन में वो संशय डालता है। आपके समर्थक सोचते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, नया क्या हुआ तीसरी बैठक के बाद। तो ये चीज जो लोगों के दिमाग में जब जाती है तो वो एक अच्छी छवि आपकी प्रस्तुत नहीं करती है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। जैसे अगर सीट शेयरिंग तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो चलेगी, लेकिन एक संयोजक होना चाहिए। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाई, लेकिन वो रिपोर्ट किसे करेगी, लीड कौन करेगा? एक कन्वेनर तो इसका चाहिए ना। तो वो संयोजक कौन होगा? जैसा कि अगर आप पीछे भी जाएं तो इस तरह के कन्वेनर्स जो हैं वो सामने आते हैं। और यहाँ पर जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत का नाम मैं लेना चाहूँगा। और उन्होंने इस पद का बड़ा बखूबी निर्वहन किया था और वो दिखाया था कि वो एक समायोजन के साथ लेकर चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें भी हो सकती हैं कि जिसे संयोजक बनाया जाएगा
और चूंकि बड़े बड़े नाम हैं तो दूसरे को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा, ये बात भी मन में आ सकती है और इसीलिए इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। नहीं तो कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी। देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हम अपना नुकसान करके भी सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तय कर लेंगे, तो क्यों नहीं सारे लोग जो है सेक्रीफाइस करें और किसी एक चेहरे पर सहमति बनाए, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, किसी एक नाम पर सहमति तो बनाई जा सकती है अगर बाकी लोग जो है सचमुच त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो ये संयोजक नहीं बनाया जाना क्या इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि अब देखिए विशेष सत्र है, बातें ये हो रही उड़ती उड़ती बातें कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर लाया जाता है, हालांकि प्रक्रियाएं उसकी भी लंबी चलेंगी। अगर ऐसा होता है तो ये तमाम राज्यों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में क्या संयोजक का चेहरा अभी डिक्लेयर नहीं करना ये घाटे का सौदा हो सकता है? देखिए ये परसेप्शन का खेल होता है, राजनीति कंप्लीट जो है वो परसेप्शन का खेल है और इसमें अगर आप पिछड़ जाते हैं तो फिर आप वाकई पीछे रह जाते हैं। और जो जनता है वो क्या जानना चाहती है कि हमें किसे सपोर्ट करना है। मान लीजिए कोई वर्तमान सरकार से खुश नहीं है तो वो एक विकल्प की तलाश में है, तो उसे पता तो होना चाहिए ना कि विकल्प में ये होगा, तो उसे आसानी होती है अपने निर्णय को लेने में। तो उस चीज में जो है मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन वहां चूक रहा है, इंडिया का जो ये गठबंधन है। दूसरी बात हुई क्या कि इस बैठक से पहले जो संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई दूसरे ही दिन, तो ये चीजें इस बैठक पर हावी हो गई। और अन्य चीजों को छोड़कर आपने देखा होगा कि अगर जो बयान आ रहे थे वहां पर पहुंचे हुए बड़े बड़े नेताओं के, वो आने लगे वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर, संसद के विशेष सत्र के ऊपर, तो उनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया। तो आप कहते हैं ना कि एक तरह से मोदी जी ने उन्हें एक होमवर्क दे दिया कि आप जाइए इस पर काम कीजिए, तो आप जो आपका अपना काम है उसे छोड़कर इस पर जो है वो लग गए और आपका समय जो है वो गया। या आप अभी तक अगर सहमति चीजों पर नहीं बना पाएंगे तो देखिए ये बातें भी हो रही है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव पहले हो जाए। अब अगर लोकसभा चुनाव पहले हो जाता है तो आप खुद समझिए कि वक्त बचा कितना है आपके पास। आप जो बातें पहले से तय हैं कि सीट शेयरिंग कर लेंगे, साझा चुनाव प्रचार करेंगे, ये सब बातें तो पहली बैठक से पहले ही एक तरह से साफ हैं। तो जो बड़े फैसले लेने हैं उसे लेने से क्यों विपक्षी गठबंधन पीछे हट रहा है, ये जो है एक विचारणीय सवाल है। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है रंजन जी, हम आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। इतनी पार्टियों को एक साथ करना और सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और सभी को लगता है कि वो लीड क्यों ना करें। तो ऐसे में एक तालमेल बनाना, एक पर सहमति बनना एक नाम पर, ये वाकई मुश्किल है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा क्योंकि पीएम मोदी का जो चेहरा है फिलहाल अभी उससे टक्कर लेने वाला कोई चेहरा विपक्ष दे नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ये एक मुश्किल काम है और यही बात तो बीजेपी भी कहती है। तो जो आप कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात को सच साबित कर रहे हैं। वो कहती है कि इसमें से कौन चेहरा हो सकता है, आप नहीं चुन सकते, आप जो है आपस में अब विवाद हो जाएगा और आप नहीं चुनकर उसी चीज को सच साबित कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ी सी सबको इसमें थोड़ा झुकना पड़ेगा और एक दूसरे को तवज्जो देनी पड़ेगी। जिस तरह कांग्रेस भी केजरीवाल के बिल को लेकर भी कांग्रेस ने भी अपना रुख नरम किया अपना रुख, तो उसी तरह अब अगर विपक्ष को चाहिए कि वो एनडीए से मुकाबला करने के लिए तैयार है तो उसे भी मजबूती के साथ अपने किसी एक कैंडिडेट पर सहमति बनानी जरूरी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चेहरा होता है ना, तो आप उसके इर्द गिर्द जो है अपना तमाम चुनाव प्रचार जो है वो बुनते हैं। जी हाँ, मनमोहन सिंह के सामने जब नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया तो उसका फायदा भाजपा को मिला। तो ठीक उसी तरह से जब आप एक चेहरा बनाते हैं तो जो आप उनकी अच्छाइयों को जनता के सामने रखते हैं तो जो आपके सपोर्टर हैं वो उसे जो है स्वीकार करने को सहर्ष तैयार होते हैं और उनके अंदर एक उत्साह का संचार होता है जो सपोर्टर होते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर चेहरा हो तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
सभी को आपने सुना जब इस बैठक के बाद सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी बातों को, उनके बयानों को सुनकर क्या लगा? कितना सक्सेसफुल ये बैठक रही सभी दलों के लिए, विपक्षी दलों के लिए? और क्या आगे लग रहा है कितनी मजबूती के साथ ये मुकाबला करने को तैयार हैं? देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब बड़े नाम हैं, सुलझे हुए नेता हैं। अगर वो चाह जाए और ये तय कर लें कि हमें एकजुट होना है और बिना किसी मतलब कोई मोह अपना ना रहे, त्याग करने के लिए सभी तैयार रहें, तो गठबंधन अवश्य हो सकता है। और वो एक मजबूत गठबंधन भी होगा और वो जनता के बीच में एक संदेश देने में भी सफल रहेंगे कि हाँ, हम जो है मोदी जैसे बड़े चेहरे का जो है मुकाबला कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके निर्णय हों वो त्वरित हों, जल्दी से लिए जाएं, इफ़ेक्टिव हों और उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इन चीज़ों को अगर आप एक बैठक के बाद अगली बैठक की तारीख रख देंगे तो उससे जो है वो कुछ फ़ायदा जो है वो नहीं होता हुआ दिखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको कुछ ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। अब ये जो 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तेजी से कामों को आगे बढ़ाएगी। अगर विपक्ष को कुछ बेहतर करना है तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तेजी से काम करे और जो भी जानकारी सभी को देनी है वो दे और विपक्ष जो है किसी एक ठोस निर्णय पर पहुंचे। बेहतर होता कि एक चेहरा जो है वो तय किया जाता। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तय तो शायद करना पड़े या ना भी करे इंडिया, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत मुश्किल वाला काम होगा। लेकिन बिहार झारखंड की राजनीति के बारे में अगर बात करें तो इस बैठक से या फिर जो अलायंस हो रहा है आगे भी ये टिका रहे तो कितनी मजबूत हो सकती है यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे जेएमएम कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी बात करें झारखंड में, या बिहार में जेडीयू आरजेडी की बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पर जब हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह दी गई है तो इससे एक चीज़ तो लगता है कि कम से कम जो झारखंड में गठबंधन चल रहा है वहाँ सब कुछ ठीक है। हालांकि बदलाव आपको बहुत कुछ नहीं दिख सकता, इसलिए क्योंकि पहले से ही कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का अलायंस है, उसमें अगर जेडीयू जुड़ जाता है तो उनका एक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसमें भी उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो जेडीयू को कितनी सीटें दे सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में भी जो गठबंधन है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो समस्या बिहार और झारखंड को लेकर तो है ही नहीं, समस्या बाकी प्रदेशों को लेकर है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो संदेश वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे साफ साफ और प्रभावी तरीके से पहुंचाए। पश्चिम बंगाल में ये मुश्किल ज़्यादा हो सकती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो जो ममता बनर्जी चाहेंगी वही होगा और इसको करना पड़ेगा। जी हाँ, वो करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो करना चाहिए भी, क्योंकि इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी एक सशक्त नेत्री हैं और वो लोगों तक अपनी बात को बहुत साफ तरीके से पहुंचाती हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या करेंगी। ये इन सारी चीज़ों में उनमें एक साफगोई है और इसलिए अगर वो वहाँ पर गठबंधन को लीड करें और उनके बताए अनुसार बाकी चलें। अब हालांकि ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टी का बंगाल में गठबंधन हो जाए, कांग्रेस से तो हो सकता है लेकिन कम्युनिस्ट से हो जाए, इसमें लेकिन ये तो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत संदेह जो है वो हमेशा दिखता है, क्योंकि कम्युनिस्ट के खिलाफ ही लड़कर ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं तो उन्हें अपने लोगों को जवाब भी देना होता है। इस गठबंधन के साथ एक जो बड़ी समस्या आ रही है वो यही आ रही है, राज्यों में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और उन्हें अपने समर्थकों को समझाना है। देखिए, नेता तो आपस में मान जाएंगे लेकिन क्या समर्थक उस तत्परता से, उस तीव्रता से जुड़ेंगे आपस में? यानी इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। विस्तार से अगर जाऊं तो मान लीजिए गठबंधन होता है, किसी एक दल को सीट मिलती है, जो दूसरा वहां का दूसरी पार्टी का प्रत्याशी था तो वो नेचुरली कितना उनका साथ देता है ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। समर्थक ग्राउंड पर मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए हम ये भारत में ये चीज़ देखते हैं कि जो नेताओं का आपस का रिश्ता होता है ऊपर में वो तो कमोवेश ठीक ही रहता है, लेकिन नीचे जनता आपस में लड़ती है, जूझती तो वो है।
तो जब उसे होता है कि अब मुझे जिससे मैं कल तक जो है लड़ता रहा, जूझता रहा बूथ पर, आज उसी के समर्थन में मुझे जाना है, तो उसे थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो है एक परेशानी आती है, और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर नज़र होगी सारे विपक्ष के नेताओं के। सभी बड़े नेता सुलझे हुए नेता हैं, तो वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ तो ध्यान देंगे ही। चलिए, राहें इतनी आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत आसान नहीं है ये इंडिया गठबंधन के लिए भी कि इतनी आसानी से सभी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को एकजुट रखा जाए और एक नाम पर सहमति हो। अपने अपने राज्यों में जहां विरोधी उनकी पार्टियां हैं, अब वो नेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर एक हो रही हैं, तो राज्यों में चुनौतियां अलग हैं, नेशनल लेवल पे चुनौतियां अलग हैं। लेकिन जब मंजिल पाने के लिए इंडिया निकल चुका है, तो थोड़ी मुश्किलें होंगी और उसका सामना भी किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकते हैं। बहरहाल राजनीति है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे और लगातार आपको बताएंगे भी कि राजनीति क्या क्या रंग ला रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।